Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 employability skills. ये पार्ट ए है एंड ये सभी स्किल सब्जेक्ट्स में कॉमन होता है. आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है उसमें पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ही मिलेगा. सो यहाँ पर आज हम चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स को वन शॉट फॉर्म में कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. Here are the topics to be covered. ये चैप्टर 14 सेशंस में डिवाइडेड है. हम इन सभी सेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू शेयर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के बारे में. बेसिकली कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मिल पाए. कॉमन अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? सपोज करते हैं मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आप मुझे अपना नाम ही बताएंगे ना. ऐसा तो नहीं है आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे. तो आपसे जो पूछा गया मतलब जिस बारे में कम्युनिकेशन हुआ आप भी रिप्लाई में उसी चीज से रिलेटेड कम्युनिकेशन करेंगे. तो यहाँ पर हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन होगी. एंड ये भी हो सकता है कि दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है. सो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहला टू इन्फॉर्म, मतलब अगर आपको किसी को भी कुछ इन्फॉर्म करना है, कुछ बताना है, तो आपको उससे कम्युनिकेट करना होगा. हो सकता है कि आप बोलकर बताएं या फिर लिखकर बताएं, बट अल्टीमेटली आप कम्युनिकेशन करेंगे तभी आप उसे अपनी बात बता पाएंगे. देन इन्फ्लुएंस मीन्स अगर आपको किसी को भी कोई भी आइडिया शेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस आइडिया सोचा है एंड अब आप उसे सेटअप करने के लिए चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएं. बट इन्वेस्टर्स कब आएंगे? जब आप अपने आइडिया से उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. इसका मतलब अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए भी आपको उनसे कम्युनिकेट करना होगा. देन एक्सप्रेस फीलिंग्स. अब सपोज करते हैं कि आप कहीं कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है. सपोज करते हैं कि आपको ठीक फील नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सब फ्री हैं एंड आपको ही देखते रहेंगे. नहीं, हो सकता है कि आपको खुद जाकर किसी को अप्रोच करना पड़े कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. मीन्स आपको खुद से एक्सप्रेस करनी होगी अपनी फीलिंग्स. तो आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? जब आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, जब आप किसी को बताएंगे. तो इसलिए अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. अंडरस्टूड? अब हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे. इनको समझने से पहले हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी हम इनको समझ पाएंगे. तो देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपने फ्रेंड को एक मैसेज सेंड करें, तो सबसे पहले आपको एक ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी हेल्प से आप अपना मैसेज सेंड कर पाएंगे. तो यहाँ पर एक सेंडर होगा. तो सेंडर वो पर्सन या डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मैसेज भेज रहे हैं. ये मैसेज क्या है? मैसेज बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं. एंड ये मैसेज आप एक चैनल के थ्रू शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन चैट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह के डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं. और अगर आपको ऑफलाइन कम्युनिकेट करना है तो हो सकता है कि आप सामने से फेस टू फेस कन्वर्सेशन के थ्रू बोल लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप फ़ोन कॉल के थ्रू अपना मैसेज दें. तो इस तरह से डिफरेंट चैनल्स, मतलब आप अलग अलग मीडियम यूज़ कर सकते हैं अपना मैसेज सेंड करने के लिए. देन आता है रिसीवर. ये रिसीवर कौन है? वो पर्सन या वो डिवाइस जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा. एंड देन ये एक्सेप्ट करने के बाद ये फीडबैक प्रोवाइड करता है सेंडर को. तो हमें यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स मिले हैं. सबसे पहला है सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर एंड एट लास्ट फीडबैक. अगर हमसे पूछा जाता है कि ये फीडबैक क्या है, तो देखिए फीडबैक का मतलब है कि जब रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो सेंडर को ये बताता है कि एक्चुअल में उसे ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, या फिर उसे कहीं प्रॉब्लम है. ये सभी चीज़ें वो समझाता है.
एंड यस, यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इन्हें भी समझते हैं। तो एनकोडिंग का मतलब होता है जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो यहाँ पर एनकोडिंग का प्रोसेस होता है। एनकोडिंग का मतलब है कि जो भी मैसेज सेंड किया जा रहा है अब उसे एनक्रिप्ट कर देंगे। एनक्रिप्शन से क्या होगा कि अब वो सीधा रिसीवर को ही मिलेगा एंड बीच में उसे कोई और नहीं पढ़ सकता है। देन डिकोडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि ये मैसेज एनक्रिप्टेड है, क्योंकि एनकोडिंग हुई थी यहाँ पर, तो अब इस मैसेज को वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। अंडरस्टूड? सो जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो उसके पास जनरली टू वेज हैं, या तो वो बोलकर अपनी इंफॉर्मेशन देगा या फिर लिखकर अपनी इंफॉर्मेशन देगा। मतलब ये स्पीकिंग एंड राइटिंग एग्जाम्पल्स हैं इंफॉर्मेशन देने के। और इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए या तो उसे सुना जाएगा या फिर उसे पढ़ा जाएगा। अंडरस्टूड? दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ओके। पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका जो फिक्स्ड है। मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कैसे सोचते हैं, ये चीज़ हमने फिक्स कर ली है अपने माइंड में। और इन पर्सपेक्टिव्स की वजह से हमारी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पर्सपेक्टिव्स अफेक्ट होंगे। फिर इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अब हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला है लैंग्वेज। सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जिसे सिर्फ हिंदी आती है और एक पर्सन है जिसे सिर्फ चाइनीज़ आती है। तो ऐसे में दोनों पर्सन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अब जब आप नेक्स्ट टाइम किसी भी चाइनीज़ पर्सन से मिलेंगे तो आप सोचेंगे कि इसे तो सिर्फ चाइनीज़ ही आती होगी, अब हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। बट ये भी तो हो सकता है ना कि उसे इंग्लिश आती हो और आपको भी इंग्लिश आती हो, बट आप उस चीज़ के आगे सोचना ही नहीं चाहते हैं, ये जानते हुए कि उस पर्सन को चाइनीज़ आती है। तो आपने ये सोच लिया है कि अब हमें इनसे बात करनी ही नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका पर्सपेक्टिव था, बट अब ये आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन गया है। देन विजुअल परसेप्शन। कभी कभी हमने पहले से ही अपने माइंड में एक फिक्स्ड इमेज बना होती है कि एक पर्सन जो अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनकर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने वाला है, और एक पर्सन जिसने बहुत सिंपल से क्लोथ्स पहने हैं, स्टाइलिश भी नहीं है, वो पर्सन अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हाउएवर इसका बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जो बिल्कुल स्टाइल शो ऑफ नहीं कर रहा है, उसने बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स पहने हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करे। तो आपका विजुअल परसेप्शन भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। देन कम्स पास्ट एक्सपीरियंस। कभी कभी हम पास्ट में ऐसे लोगों से डील करते हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कहीं ट्रैवल कर रहे थे एंड जो ड्राइवर था उसने आपके साथ मिसबिहेव किया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं ट्रैवल करेंगे और कोई भी ड्राइवर होगा तो आप पहले से ही अपने माइंड में ये सोच कर रहेंगे कि ये जो ड्राइवर है ये मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करने वाला, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली उससे डर लगता रहेगा, या फिर आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। बट ये भी तो हो सकता है ना कि वो ड्राइवर वैसा ना हो, बट ऐसा क्यों हुआ, आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है। देन कम्स प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है जब हम पहले से ही हर चीज़ को सही या गलत मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले से ही सोचा हुआ है कि अगर एक बॉय है तो वो सारे काम अच्छे से कर पाएगा, बट अगर एक गर्ल है और अगर उसे कोई हैवी टास्क दिया जाएगा तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे माइंड का प्रीजुडिस है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये भी तो हो सकता है ना कि जो बॉय है वो बहुत वीक है और जो गर्ल है वो बहुत स्ट्रांग है। तो गर्ल जो स्ट्रांग है वो काम कर पाएगी, हैवी टास्क कर पाएगी, बट जो बॉय है वो हैवी टास्क नहीं कर पाएगा। तो उस केस में ये जो हमारा प्रीजुडिस था ये गलत हो जाता है। बट अगर हमने पहले से ही प्रीजुडिस अपने माइंड में रखा हुआ है तो इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है और हम सामने वाले से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
फीलिंग्स, कभी कभी हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे मूड में नहीं हैं तो आप पहले से ही किसी से बात करने से मना कर देंगे, बिना उसकी बात सुने या बिना ये समझे कि वो किस लिए बात करना चाहता है, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो। आप ये सब नहीं सोचते, बस आप अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर कम्युनिकेशन को रोक देते हैं। इस तरह से फीलिंग्स एंड इमोशंस बैरियर बन सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। देन एनवायरनमेंट, कभी कभी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो बैरियर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत नॉइस पॉल्यूशन है या फिर विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। देन पर्सनल फैक्टर्स, हमारे खुद के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम फिजिकली फिट नहीं हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस केस में हम सामने वाले से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने उसे प्रॉपरली नहीं बताया कि हम फिजिकली फिट नहीं हैं और हम ऐसे ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसे लगेगा कि हम उससे प्रॉपरली बात नहीं करना चाहते, इसलिए हम इतना लो साउंड कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। देन कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में कुछ स्पेसिफिक सिंबल, साइंस या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को अलग तरह से समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं पर थम्स अप शो किया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बट कहीं पर अगर आपने थम्स अप शो किया किसी और जगह, तो ये भी हो सकता है कि वो लोग समझे कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ थी, आपने थम्स अप शो किया, एक ही साइन था, बट उसका अलग अलग कल्चर में अलग अलग मीनिंग निकाला गया, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। फिर जब आप उस पर्सन से दोबारा कम्युनिकेट करेंगे तो वो सोचेंगे कि आप तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपसे बात क्यों करें। तो इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकती है। अंडरस्टूड? Now let us proceed to the next topic, 7 C's of effective communication. अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब सामने वाले को अपनी बात प्रॉपरली समझाने के लिए और उसकी बात प्रॉपरली समझने के लिए हमें 7 C's फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर हमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स लर्न करने हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए। सबसे पहला है क्लियर, मीन्स जो भी आप कहना चाहते हैं उसे क्लियरली कहें। ऐसा नहीं है कि आप अपने टॉपिक को जानते ही नहीं है कि आपको कहना क्या है या फिर आपका गोल क्या था इस कम्युनिकेशन का, तो इसलिए आप पहले से ही क्लियर रहें अपने माइंड में कि हमें क्या कहना है। देन कंसाइज, मीन्स आप जो भी कह रहे हैं वो कंसाइज वे में कहें, उसे अननेसेसरीली एक्सटेंड ना करें, सिर्फ टू द पॉइंट बात करें। देन कंक्रीट, इसका मतलब है कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होनी चाहिए ताकि उसे वेरीफाई किया जा सके। देन करेक्ट, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्स क्लेम नहीं होना चाहिए। देन कोहेरेंट, मीन्स आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सभी रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला सेंटेंस तो आपने किसी और टॉपिक के बारे में कहा और दूसरा टॉपिक उससे रिलेटेड ही नहीं है, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग है। तो इसलिए आप कोहेरेंट बात करें, मतलब जो भी आप कह रहे हैं वो सभी चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए एंड कंप्लीट होनी चाहिए। मीन्स आप पूरी इंफॉर्मेशन दें, कोई भी पॉइंट, की पॉइंट मिस ना करें। एंड बी कोर्टियस, मीन्स पोलाइट रहकर बात करें, आपको अपनी टोन सॉफ्ट रखनी है। ओके, सो दीज आर द 7 C's of effective communication. Now we are going to study about different types of communication, verbal, non-verbal and visual. Verbal communication में हम words का use करेंगे, non-verbal में हम बिना words के communication करेंगे and visual communication में symbols, signs, images के through communication करेंगे. Okay? Now let us start session 2, verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स यूज़ किए जाएं, मतलब हम इंफॉर्मेशन को वर्ड्स के थ्रू शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं या फिर हमारे टीचर हमको कुछ समझा रहे हैं,
कोई पब्लिक स्पीकर है, इन सभी एग्जाम्पल्स में जब हम बोलते हैं तो हम वर्ड्स बोल रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इसी के थ्रू कम्युनिकेशन हो पा रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम बात करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ पर रिटन या टाइप्ड वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेटर लिखा तो वहाँ पर आपने वर्ड्स को लिखा है, मीन्स इट इज रिटन। देन बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो प्रिंटेड हैं, उन्हें टाइप किया गया है। एंड इसी तरह से जब आप किसी ऐप पर बात करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक, सो वहाँ पर भी आप टाइपिंग करके ही बात करते हैं, तो वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? हम इजीली एंड क्विकली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्लैरिटी रहती है, हमें क्लियरली बात समझ में आती है और हमें फीडबैक भी इमीडिएटली मिल जाता है। और अडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब अगर सामने वाले ने अपना बात करने का तरीका चेंज किया है तो हम उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होकर उसी तरह से बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सभी एडवांटेजेस हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, जहाँ पर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो सामने वाले को समझ में नहीं आया, या फिर आपने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जो उस कम्युनिकेशन में सही नहीं था, तो ऐसे में ये जो वर्ड्स हैं इनकी वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट वर्ड्स का यूज़ करें। Now let us discuss about public speaking. पब्लिक स्पीकिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है एंड स्पेसिफिकली ये ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक स्पीकर बोलकर अपनी बात समझाता है। सो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, एंड इवन आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कभी स्कूल असेंबली में भी कोई पब्लिक स्पीकिंग का टास्क नहीं लिया है। लाइक आपको स्पीच दी जाती है, डिबेट दी जाती है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है स्टेज पर जाने से, सबके सामने बोलने से। तो ये एक फियर होता है जो मोस्टली लोगों में होता है, बट जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एक दो बार आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तब तक ये डर आपसे नहीं जाएगा। तो इसलिए आप पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करें, एक दो बार एक्सपीरियंस करें, भले ही वो कोई स्पीच हो, कोई डिबेट हो, या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन भी है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, तभी आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये जो डर है आपके अंदर कि हमें स्टेज पर नहीं बोलना, हमें पब्लिक के सामने नहीं बोलना, ये डर तभी आपके अंदर से जाएगा। तो इसके लिए आपको 3P याद रखने हैं। फर्स्ट इज प्रिपेयर, मीन्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको कोई स्पीच दी जाती है तो आपको पहले से बताया जाता है कि आपका क्या टॉपिक है, तो आप पहले से ही उसके लिए सारा कंटेंट लिखते हैं और उसे लर्न करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। जब पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है तो आपको पहले से पता है कि आपको अपने ऑडियंस को क्या बताना है, तो उसके बारे में आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें। देन प्रैक्टिस, मीन्स आपको जब पूरा कंटेंट मिल गया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या बोलना है, अब आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको दिखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, एंड आपको कैसे अपने आप को मॉडिफाई करना होगा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड मोर ओवर, क्योंकि कुछ बच्चों को इस चीज़ से भी डर लगता है कि हम अकेले में तो बोल लेते हैं पर बाकियों के सामने नहीं बोल पाते, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपने फैमिली या फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे भी आपका ये डर कम होगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अंडरस्टूड? फिर फाइनली आपको परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्मेंस के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली जज करने कोई नहीं आया है, सबको पता है कि किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो इसलिए आप अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझते हुए अपनी परफॉर्मेंस दें एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बट बिना वर्ड्स के।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड सामने से आ रहा है और आपने हैंड वेव किया, तो आपके फ्रेंड को पता चल जाएगा कि आपने उसे नोटिस कर लिया है और आप उसे हाय बोल रहे हैं। तो आपने कुछ बोला नहीं, आपने कोई वर्ड्स यूज नहीं किए, बट फिर भी ये इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर हमने बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन की। So these are the various types of non-verbal communication. Now let us understand them one by one. हम बिना बोले सामने वाले को अपनी बात फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने से किसी ने कोई ऐसी बात कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो ये आपको बताने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अच्छी नहीं लगी। आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही उस पर्सन को ये बता देंगे कि आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है, तो वो भी आपके फेस एक्सप्रेशन से ही दिख जाएगा कि आपको ये बात अच्छी लगी है। तो उसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ कहते हैं बिना कहे। पोस्चर में हम बात करते हैं बॉडी के पोजीशन की। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सही पोस्चर मेंटेन करके रखें जब आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि गलत पोस्चर ये इंडिकेट कर सकता है कि आप उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड आप उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज भी हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी की बात समझते हैं, सुनते हैं, तो आप अपना हेड नोड करते हैं, सिर हिलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। देन जब आपको किसी को हेलो करना है, तो आप सिंपली अपना हैंड वेव कर देते हैं बिना हेलो बोले, तो उसे पता चल गया है सामने वाले को कि आप हेलो बोल रहे हैं। देन कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज ये भी इंडिकेट करती है कि आप नर्वस हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेल्स बाइट कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि आप नर्वस हैं उस कम्युनिकेशन में, बट ऐसा नहीं करना है। टच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप किसी से हैंडशेक करते हैं, मीन्स आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उनके साथ। देन पैटिंग, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज जब आप किसी को पैट करते हैं, मतलब पीठ थपथपाते हैं, तो आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप उसको मोटिवेशन दे रहे हैं। स्पेस ऑल्सो मैटर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम एक अप्रोप्रिएट स्पेस बनाकर रखते हैं कम्युनिकेशन करते टाइम, वेराज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पेस नहीं होता है जनरली। देन आई कॉन्टैक्ट, जब हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे आई कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले को ये लग सकता है कि आप उस कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। देन पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पर वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ड्स को कैसे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी जब आप पर जोर से चिल्लाती हैं, या फिर उसी बात को आपकी मम्मी ने आपसे बहुत प्यार से कहा है, तो ये जो जोर से कहा और प्यार से कहा, यहीं पर डिफरेंस है। भले ही सेम लाइन बोली है, बट उसकी टोन डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है और वॉल्यूम डिफरेंट है, और इसी की वजह से सारा डिफरेंस आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लाउड टोन में ना बोलें, मीन्स हमारी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए। स्पीड एक मॉडरेट स्पीड बनाकर चलिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो ये लगता है कि आप नर्वस हैं, एंड अगर आप ज़्यादा स्लो बोलते हैं तो ये लगता है कि बहुत सीरियस बात है। तो इसलिए एक मॉडरेट स्पीड में बोलें। एंड अपनी वॉल्यूम का भी ध्यान रखें, ना ही इतना कम बोलें कि किसी को सुनाई ना दे, और ना ही इतना ज़्यादा बोलें कि अननेसेसरीली सभी को सुनाई दे रहा है। तो इसलिए अपनी वॉल्यूम का भी ध्यान रखें। अंडरस्टूड? विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स जहां पर आपको इंफॉर्मेशन इमेजेस या साइंस के थ्रू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं रोड पर, तो आप किसी भी व्हीकल में हैं, वहां पर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको रुकना है या फिर आपको चलना है। वहां पर आपको ट्रैफिक लाइट ही देखनी होगी, उसी की हेल्प से आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर जाना है। सो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? थ्रू दीज ट्रैफिक लाइट्स, जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है, ये बेसिकली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर रेड है तो रुक जाना है, ग्रीन है तो चलना है। तो इस तरह से ये साइंस ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी तरह से और भी सिंबल्स होते हैं, हर सिंबल का अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे इस सिंबल का मीनिंग है कि हमें हॉर्न ब्लो नहीं करना है, हॉर्न नहीं बजाना है।
देन इसका मतलब है कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है। देन इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पर फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। देन इसका मतलब है कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ पर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। देन इसका मतलब है कि आपको पार्किंग नहीं करनी है इस एरिया में। इसका मतलब है कि ये एरिया स्लिपरी है, स्लिपरी सरफेस है यहाँ पर। ये प्ले के लिए यूज़ होता है और ये पॉज के लिए यूज़ होता है। एंड ये है जेंट्स एंड लेडीज़ टॉयलेट के लिए। सो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, एंड इन्हीं सब सिंबल साइंस को मिलाकर हम करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सो हमेशा विजुअल कम्युनिकेशन में साइंस या फिर इमेजेस का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कोई भी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, और ना ही ओरली ना ही रिटन, सिर्फ और सिर्फ इमेजेस और साइंस जो हम देखकर समझते हैं। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 4, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड या लैंग्वेज को किस तरह बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है HONESTY, तो हम इसको हॉनेस्टी नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी गिवन है, honesty, 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 सो इस तरह से हम ऑनेस्टी को प्रोनाउंस करते हैं। सो यहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से हर एक वर्ड लैंग्वेज का अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड लिखा है उसे प्रोनाउंस किया ही जाएगा। यहाँ पर एच लिखा है बट एच को प्रोनाउंस तो नहीं किया जा रहा है, वो साइलेंट है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे तो जाते हैं बट वो प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होते हैं। अंडरस्टूड? जब हम बोलते हैं तो जो साउंड्स निकलती हैं उन्हीं की स्टडी को हम कहते हैं फोनेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने वर्ड लिखा है डॉग, DOG, तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन है इसको यूज़ नहीं किया जाएगा पूरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में। पूरा वर्ड जब प्रोनाउंस किया जाएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग निकल कर आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर अगर इंडिविजुअल लेटर्स को पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे DOG, बट अगर हम एक साथ इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हम क्या कहते हैं? डॉग। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गई। उसी तरह से अगर हम इसे पढ़ते हैं CAT, बट जब हम इसको एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैट। तो यहाँ पर किस चीज़ की साउंड आ रही है? क। तो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट साउंड्स हैं, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि जो इंडिविजुअल लेटर है वैसी ही प्रोनाउंसिएशन पूरे वर्ड की हो। अंडरस्टूड? आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बट जब हम वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो वो 26 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा वर्ड की स्पेलिंग उसकी प्रोनाउंसिएशन से मैच करे ये ज़रूरी नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। PUT, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पुट। बट अगर हम बोले CUT, तो क्या आप इसको कुट बोलेंगे? नहीं, आप इसको बोलेंगे कट, क्योंकि इसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है और इसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 26 अल्फ़ाबेट्स भले ही हैं, बट हमें हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर C की जगह P लिखा है तो हम इसे पट पढ़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये इसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है। तो CUT तो कट होता है बट PUT पुट होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इज वाउल साउंड्स। जब हम वाउल्स को यूज करते हुए कोई भी साउंड प्रोनाउंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल AEIOU, हमें पता है ये 5 वाउल्स होते हैं। अगर इन्हें यूज करते हुए साउंड निकली है तो वो वाउल साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा नो, तो नो में ये जो ओ की साउंड आई है ये क्या है? ये वाउल साउंड है। देन दिफ्थांग, ये क्या होता है? जब दो वाउल्स का एक जगह कॉम्बिनेशन होता है तो एक कॉम्बिनेशन साउंड मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हाउस, तो यहाँ पर OU एक साथ लिखा है, इसलिए यहाँ पर दो वाउल्स की साउंड एक कॉम्बिनेशन की तरह मिली है, तो इसे हम कहेंगे दिफ्थांग। देन कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट्स में अगर हम 5 वाउल्स को रिमूव कर दें तो बचते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये सभी कॉन्सोनेंट्स की जो साउंड्स होती हैं उन्हें ही हम कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल टॉप, तो यहाँ पर T और P की जो साउंड मिली है उसे ही हम कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 5, कम्युनिकेशन स्टाइल्स।
फर्स्ट इज पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। ये ऐसा कम्युनिकेशन स्टाइल है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, मतलब आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप वो चीज़ बताना ही नहीं चाहते हैं। एंड आप कन्फ्लिक्ट में भी नहीं पड़ना चाहते, मीन्स कहीं पर कोई लड़ाई वाली बात है बट वहाँ पर आपकी गलती नहीं है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई लड़ाई नहीं चाहिए। देन एग्रेसिव, ये ऐसा स्टाइल होता है जिसमें आप इम्पोज करते हैं दूसरों पर अपनी बातें, मतलब रूडली, लाउडली एंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बन जाते हैं, मतलब दूसरे की बात नहीं सुननी है, बस अपनी ही कहनी है। एंड पैसिव में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यहाँ पर आप सामने वाले की सुनते जाते हैं और अपनी कहते ही नहीं है, तो यहाँ पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी केयर नहीं करते। और एग्रेसिव में आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। देन कम्स पैसिव एग्रेसिव। अब यहाँ पर आप हो जाते हैं सार्कास्टिक, मीन्स आपको सामने से तो नहीं कहना है कि आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको सामने से तो अपनी बात नहीं कहनी है, बट आप उसको एक हिडन मीनिंग की तरह कहते हैं। लाइक आप एक सार्कास्टिक कमेंट दे सकते हैं, ओह नो वरीज, आई विल जस्ट डू एवरीथिंग माई सेल्फ एज यूजल। तो यहाँ पर आपने एक्सेप्ट तो किया है कि आप वो काम करेंगे, बट आपने वहाँ पर एक सार्कास्टिक कमेंट भी दिया है कि जैसे हमेशा करता हूँ वैसे इस बार भी करूँगा ये काम। तो वहाँ पर हमें पता चल गया है कि आपको वो काम एक्चुअल में नहीं करना है, जो शो कर रहा है कि आप एग्रेसिव हैं। बट क्योंकि आप पैसिव एग्रेसिव हैं, इस वजह से आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे। तो वो एक सरकास्टिक वे है एंड ये भी सही नहीं है। देन कम्स असर्टिव वे एंड दिस इज द बेस्ट स्टाइल। यहाँ पर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और ये कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑनेस्ट होती है। यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखते ही हैं और साथ ही सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करते हैं। सो असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल को बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखते हैं और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है, आई थिंक वी शुड डू इट अनदर वे, कैन वी डिस्कस इट। मीन्स यहाँ पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं जो दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट हो तो रहा है, बट फिर भी आप उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, इसके लिए आप ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि डिस्कशन से एक ऐसा वे मिले जो दोनों के लिए पॉसिबल हो। तो ऐसे केस में ना ही सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट होगी और आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं होगा। तो असर्टिव कम्युनिकेशन बेस्ट स्टाइल माना जाता है। सो असर्टिव कम्युनिकेशन को एक हेल्दियर कम्युनिकेशन स्टाइल माना गया है एंड इसी को प्रेफर करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हैं बिना दूसरे को डिसरिस्पेक्ट किए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें हम अपना ओपिनियन, विशेस क्लियरली बता सकते हैं और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू भी ओपनली सुन सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी कम्युनिकेशन स्टाइल थे उसमें या तो हम अपनी बात नहीं प्रॉपरली बता रहे थे या फिर सामने वाले की बात प्रॉपरली नहीं सुन रहे थे, जो दोनों ही गलत हैं। इसलिए हमें एक बैलेंस रखना होगा कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकें और सामने वाले के भी सुन सकें। 7 एक्शंस फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन। जब हमें असर्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमें इन सभी 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट इज बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ओपनली एक्सप्रेस करें एंड स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। मतलब आपको बिल्कुल धीरे बोलना है, आपकी टोन सॉफ्ट होनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए एंड ना ही ज़्यादा डिम होनी चाहिए, सामने वाले को प्रॉपरली आपकी बात समझ आ जानी चाहिए। देन ड्रेस करेक्टली, आपको कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक फॉर्मल वियर में ड्रेसअप होना है प्रॉपरली। बी ऑनेस्ट, आपको सही बात कहनी है और जो भी आप कह रहे हैं वो सच होना चाहिए, उसमें फॉल्स क्लेम्स नहीं होने चाहिए, ताकि आपका और सामने वाले का ट्रस्ट रिलेशन बना रहे। देन डोंट बी एग्रेसिव। जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तब भी एग्रेसिव ना हो और जब सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं तब भी एग्रेसिव ना हो। आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू पोलाइटली सुने और अगर आपको उसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग लगता भी है तो आप उसे पोलाइटली समझाएं या फिर उसके साथ पोलाइटली डिस्कशन करें, उसमें एग्रेसिव होने की नीड नहीं है। लर्न टू से नो।
अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको लगता है कि ये आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो आप उस चीज़ को मना करना भी सीखें। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को हाँ करते हैं बट वो चीज़ आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो वो भी सही नहीं होता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको मना करना भी सीखें। बट अगेन आपको ध्यान रखना है, पोलाइटली मना करें। अंडरस्टूड? नाउ सेशन 6, सेइंग नो रिफ्यूजल स्किल्स। अब हम समझेंगे कि नो कैसे कहना है, क्योंकि नो कहने के लिए आप दो वे यूज़ कर सकते हैं। एक हो सकता है कि आप बहुत एग्रेसिवली नो कर दें, जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। बट सामने वाले को बुरा ना लगे इस तरह से आपको नो बोलना है, तो इसके लिए आप एक मॉडल फॉलो करेंगे एंड दैट इज़ द AEIOU मॉडल। इसमें आपको ये सभी कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। ए स्टैंड्स फॉर आस्क क्वेश्चंस, मतलब आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि वो टास्क कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी तो हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, तो उस केस में तो आप मना नहीं करेंगे। तो पहले ही कंफर्म कर लें कि वो टास्क इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि आपके मना करने पर कुछ गलत हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। E for engage by using polite statements, मीन्स अगर आपको मना करना भी है तो एक पोलाइट वे में करें, एग्रेसिव ना हो। I stands for include a reason for saying no, मीन्स अगर आपने मना कर दिया है तो आप उसके लिए एक रीज़न भी इंक्लूड करें कि आपने मना क्यों किया, क्योंकि अगर आप बिना रीज़न के मना करते हैं तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। देन O फॉर ऑफर अदर ऑप्शंस, मीन्स अगर आपने किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए मना किया भी है तो उसके लिए आप बाकी ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं सामने वाले को। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आप एक दूसरे टाइम पर अवेलेबल होंगे, या फिर आप किसी और पर्सन को रेफर कर सकते हैं कि आप उस पर्सन से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो टास्क इंपॉर्टेंट है, आपके पास भले ही टाइम नहीं है, बट अगर वो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए आप बाकी ऑप्शंस भी ऑफर करें। एंड एट लास्ट यू हैव टू थैंक द पर्सन, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन समझे, इसलिए आप उनको थैंक्स भी कहें। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 7, राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जब कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो या तो हम कोई फ्रेज यूज़ करते हैं या फिर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रेज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे कंप्लीट सेंस नहीं बनता है, मतलब हमें कंप्लीट बात समझ में नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है राजू गोज, तो अब यहाँ पर हमने सिर्फ इतना कहा राजू गोज, तो इसमें हमें ये तो समझ में नहीं आया कि कहाँ जाता है, हमें बस ये समझ में आया कि जाता है, बट कहाँ जाता है ये तो हमें बताया ही नहीं गया। इसका मतलब इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, तो ये सिर्फ एक फ्रेज है। इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस में हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तो बात करते हैं, बट ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें पूरा मीनिंग समझाते हैं, मतलब ये एक कंप्लीट थॉट इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजू गोज टू आर्मी पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली बताया है कि राजू कहाँ जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल में जाता है, तो ये चीज़ हमने प्रॉपरली बताई है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है जिससे आपको कंप्लीट बात पता चल रही है तो वो है सेंटेंस, बट अगर आपको उससे कंप्लीट बात पता नहीं चल रही है, उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है, तो वो है फ्रेज। अंडरस्टूड? जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को कैपिटलाइज करना है, जो उनके स्टार्टिंग लेटर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर कैपिटलाइज करना है, इसके लिए हमें ये रूल्स याद रखने होंगे विद द हेल्प ऑफ मिंट्स एक्रोनिम। यहाँ पर हर एक लेटर का अपना मीनिंग है। M स्टैंड्स फॉर मंथ्स, मीन्स जितने भी मंथ्स के नेम हैं जनवरी टू दिसंबर, सभी के मंथ्स के नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। देन आई, ये प्रोनाउन आई की बात हो रही है जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पर जो आई है ये प्रोनाउन आई है जो मैं खुद के लिए यूज़ कर रही हूँ। अंडरस्टूड? देन एन फॉर नेम्स, मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, किसी प्लेस, पर्सन, कोई भी नेमिंग वर्ड है तो वो हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं।
देन टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, मीन्स जो भी टाइटल होते हैं जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिस, इस तरह के टाइटल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। देन एस फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कंपनी। अब कंपनी का सी कैपिटल क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्टार्टिंग वर्ड है इस सेंटेंस का, और स्टार्टिंग वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है उसे कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक है। इज ऑर्गेनाइजिंग पार्टी फॉर डॉक्टर अमित इन जून। अब यहाँ पर डॉक्टर ये एक टाइटल है तो इसलिए ये कैपिटल से लिखा। अमित ये एक नेम है एक पर्सन का, इसलिए इसको भी कैपिटल से स्टार्ट किया। इन जून, जून क्या है? एक मंथ का नेम है तो मंथ का नेम भी हम कैपिटल से लिखेंगे। बिफोर ही लीव्स फॉर बैंगलोर, बैंगलोर क्या है? एक प्लेस का नेम है तो अगेन हम इसे एक कैपिटल लेटर से लिखेंगे। देन हमने यहाँ पर लिखा है बट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट। अब यहाँ पर ये जो बी है ये हमने इसलिए कैपिटल किया है क्योंकि ये न्यू सेंटेंस स्टार्ट किया गया है, तो न्यू सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। बट ये जो आई है ये हमने कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रोनाउन आई है जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, तो जब भी प्रोनाउन आई यूज किया जाएगा तो इसे हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं। अंडरस्टूड? लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि सेंटेंस में काफ़ी सारे पंक्चुएशन मार्क्स यूज किए हुए थे। तो पंक्चुएशन क्या है? अ सेट ऑफ मार्क्स विच हेल्प्स अस सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। हमें वो सेंटेंस प्रॉपरली तभी समझ में आता है जो लिखा हुआ है जब हम वहाँ पर प्रॉपर पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर वो सिंपली एक स्टेटमेंट है, ये सभी चीज़ें हमें एक पंक्चुएशन मार्क से ही समझ में आती हैं। सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। फुल स्टॉप ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है। देन कॉमा ये हम तब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल आइटम्स लिस्टेड होंगे एंड वहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर सिर्फ 2 आइटम्स हैं तो तब तो कॉमा यूज़ नहीं किया जाएगा, बट अगर 2 से ज़्यादा आइटम्स होंगे तो जो फर्स्ट 2 आइटम्स हैं उनके बीच में कॉमा यूज़ किया जाएगा। वाई वर यू एब्सेंट, यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया है एंड में। इसका क्या रीजन है? ये एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क ही यूज किया जाता है। देन एक्सक्लेमेशन मार्क ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करना है। स्टॉप इट, यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। एपोस्ट्रॉफी ये एस के साथ यूज किया जाता है किसी की बिलोंगिंग शो करने के लिए। लाइक हमने कहा है दिस इज दिव्याज पेन, तो यहाँ पर हमने पेन की बिलोंगिंग शो की है दिव्या के साथ कि ये पेन दिव्या को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे। अंडरस्टूड? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि एक सेंटेंस में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल से समझेंगे। रीमा राइट्स लॉन्ग लेटर क्विकली, मतलब रीमा एक लंबा लेटर जल्दी लिखती है। तो यहाँ पर आप इसको वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। सबसे पहले रीमा ये क्या है? ये एक गर्ल का नेम है, मतलब एक पर्सन का नेम है। तो जब भी हमें किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के नेम की बात करनी है तो वो होता है नाउन। इसके बाद हमें ये राइट्स वर्ड बता रहा है कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है। रीमा ये लेटर लिख रही है या फिर लिखती है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एक्शन क्या है। तो जो वर्ड एक्शन डिनोट करते हैं वो होते हैं वर्ब। इसके बाद लिखा है लॉन्ग लेटर। अब देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग क्या बता रहा है कि लेटर कैसा है। अगर यहाँ पर लिखा होता शॉर्ट तो हमें पता चल जाता कि लेटर छोटा है, बट अगर लिखा है लॉन्ग लेटर इसका मतलब वहां पर लेंथ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो लॉन्ग वर्ड है ये लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफिकली नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इसके बाद आता है क्विकली। अब ये क्विकली क्या बता रहा है कि रीमा लंबा लेटर जल्दी लिखती है। तो ये जो हमने बताया जल्दी लिखती है, तो हम किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे लिखा जा रहा है, जल्दी लिखा जा रहा है। तो जब हम किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या फिर हो सकता है कि हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें,
और एडवर्ब को डिस्क्राइब करें तब हम यूज करते हैं एडवर्ब। ओके, सो ये क्विकली एक एडवर्ब है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ही रन्स फास्टली, तो हमने ये जो लिखा है फास्टली, ये फास्टली क्या होगा, ये होगा एडवर्ब, क्योंकि वो बता रहा है कि वो जल्दी भागता है। तो भागता है ये तो एक वर्ब है, बट जल्दी भागता है तो इसमें जल्दी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक हमने मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। बट इनके अलावा और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो इनके साथ यूज किए जाएंगे पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, कंजंक्शंस होते हैं जो ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग नाउन्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। प्रीपोजिशंस बताते हैं कि दो वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। इंटरजेक्शंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब इन सब को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। 3 आर्टिकल्स होते हैं। ए तब यूज करते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उससे पहले, जैसे हमें लिखना है आई वॉन्ट टू बाय चॉकलेट, तो यहाँ पर चॉकलेट एक नाउन है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इससे पहले हम ए यूज करेंगे। ठीक है, एंड इसे हम कुछ इस तरह से बोलेंगे आई वॉन्ट टू बाय अ चॉकलेट। ठीक है, इसके बाद एन तब यूज करते हैं जब कोई वाउल साउंड आएगी उससे पहले। सो यहाँ पर आई वॉन्ट टू बाय आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ये जो आई आया है ये एक वाउल साउंड है, तो इसलिए इससे पहले एन यूज किया जाएगा, तो इसे कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय एन आइसक्रीम। ठीक है, इसके बाद द हम तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड की बात की जाए, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, तो वो स्पेसिफिक हैं, एक ही सन है, एक ही अर्थ है, तो इसलिए हम उनके आगे द लगाते हैं। एंड कभी कभी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स भी होते हैं, लाइक अगर हमें बताना है किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में, तो क्योंकि स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं तो इसलिए हम वहां पर द यूज करेंगे। शी इज द ओनली स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, तो यहाँ पर हमने उसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में बताया है, इसलिए हमने द यूज किया है। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शंस, ये होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। सबसे पहला है एंड, ये हम तब यूज करते हैं जब ऐसी दो चीजों की बात की जाएगी जिनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल बाय एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो हम यहाँ पर दोनों चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोनों ही चीजें खरीदनी है, तो इसलिए हमने एंड यूज किया है। और तब यूज करते हैं जब हमें ऑप्शन देना है कि कोई भी एक, तो उसमें हम और यूज करेंगे, जैसे बाय एप्पल्स और ऑरेंजेस, तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑप्शन दिया है कि या तो एप्पल या फिर ऑरेंजेस, मतलब दोनों कंपलसरी नहीं है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी एक यहाँ पर खरीदना है, तब हम यूज करेंगे और। देन नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट, ये हम तब यूज करते हैं जब हम कंफ्लिक्टिंग आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गो नाउ बट कम सून, यहाँ पर एक तरफ हम जाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आने की बात कर रहे हैं, तो दोनों कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे बट। देन सो और एज और बिकॉज, ये सभी कंजंक्शंस हैं एंड ये जनरली तब यूज किए जाते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से किसी तरह रिलेटेड है, मींस एक टाइप से उसका रीजन है। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं स्टे इंडोर्स बिकॉज इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर हम रीजन दे रहे हैं कि आपको घर के अंदर इसलिए रहना है क्योंकि रेन हो रही है, तो यहाँ पर हमने रीजन दिया है इसलिए हमने बिकॉज यूज किया है। ठीक है, प्रीपोजिशंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये बताते हैं दो वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब सपोज करते हैं हम यहाँ पर कहें द कैट द रूफ, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम कहते हैं द कैट इज ऑन द रूफ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कैट रूफ के ऊपर है, मतलब यहाँ पर आपको पता चला है कि कैट और रूफ के बीच में क्या रिलेशन है। देन शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो यहाँ पर हमने उसकी पोजीशन इंडिकेट की, वो बस स्टॉप से कैसे रिलेटेड है ये रिलेशन हमने शो किया, तो इसलिए एट यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। राहुल इज स्टडीइंग अंडर द ट्री, अगेन हमने यहाँ पर राहुल और ट्री के बीच में रिलेशन शो किया है,
राहुल की पोजीशन इंडिकेट की है, तो अंडर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। द कैट इज इन द बॉक्स, तो यहाँ पर हम कैट की पोजीशन बता रहे हैं, वो बॉक्स के अंदर है। तो अगेन यहाँ पर कैट और बॉक्स के बीच में रिलेशन बताया है, सो यहाँ पर इन एक प्रीपोजिशन है। देन इंटरजेक्शंस, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं और इसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ना कि पूरे सेंटेंस, ये सिर्फ वर्ड्स हैं जिनके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाएगा, जैसे वाओ, थैंक्स, हेल्प, ओह, ओ नो। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एंड इसलिए हम इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, ये डिनोट करने के लिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिपिक्ट की गई है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सेशन 8 राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। सो हेयर इज अ सेंटेंस, दिव्या रीड्स अ बुक। अब इस सेंटेंस के 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो एक्शन करता है, यहाँ पर दिव्या एक्शन कर रही है इसलिए दिव्या सब्जेक्ट है। देन रीड्स, ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे वर्ब। वर्ब डिनोट करता है कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन बताया गया है। अ बुक, तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा सेंटेंस ये बता रहा है कि दिव्या एक बुक पढ़ रही है, तो दिव्या तो सब्जेक्ट है और पढ़ रही है ये वर्ब है। तो जो बुक है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव कर रही है, मतलब जिस पर एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अ बुक ये है ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रही है। तो यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स ध्यान रखने हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है, वर्ब वो होता है जो एक्शन है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, मतलब जिस पर एक्शन हो रहा है। ओके, नाउ हियर इज अनदर एग्जाम्पल एंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि एक सेंटेंस के 3 मेन पार्ट होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, राजू गेव अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। अब इस सेंटेंस में हमने आइडेंटिफाई किया कि राजू सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक्शन कर रहा है, गेव वर्ब है, ये बता रहा है कि राजू ने दिया। अब यहाँ पर ये जो एक्शन स्पेसिफाई किया गया है ये कौन से ऑब्जेक्ट पर स्पेसिफाइड है, इस चीज पर ध्यान दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें क्या ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट तो है, बट यहाँ पर 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि डायरेक्टली एक्शन किस चीज पर हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर गिफ्ट दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि उस पर डायरेक्टली एक्शन हुआ है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो इस एक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब हमने यहाँ पर लिखा है राजू गेव अ गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, तो अल्टीमेटली ये गिफ्ट दिया किसको है, मतलब यहाँ पर हम ये जो वर्ब है उसको रिलेट कर रहे हैं, किसको दिया, तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, टू हिज फ्रेंड, मतलब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो फ्रेंड है वो भी रिलेटेड है इस एक्शन से। तो इसलिए ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली तो लिंक्ड नहीं है बट ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, किसको, या फिर हम आंसर करते हैं टू हुम, फॉर हुम, इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो हमें मिलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सो यहाँ पर हमें 2 तरह के ऑब्जेक्ट मिले, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होगा जिस पर डायरेक्टली एक्शन किया जाएगा, और इनडायरेक्ट वो होगा जो एक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कन्वर्जन का भी क्वेश्चन हो सकता है और आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन करता है वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया रोट अ लेटर, यहाँ पर रिया सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक्शन कर रही है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही एक्शन कर रहा है। बट अगर हम पैसिव वॉइस को देखें तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है अ लेटर वॉज रिटन बाय रिया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लेटर है बट इस पर एक्शन हो रहा है, ये एक्शन कर नहीं रहा, इस पर एक्शन हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ये है पैसिव वॉइस। सो आपको सिंपली एक डिफरेंस याद रखना है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। ओके, नाउ हियर इज अनदर क्लासिफिकेशन फॉर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर हम पर्पस के बेसिस पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक डिक्लेरेशन किया जाएगा, मतलब एक स्टेटमेंट या फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल शी लव्स रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, सिंपली एक फैक्ट है, वो हमने यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। देन कम्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पर हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम इज द मीटिंग, सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है और इसको क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड करेंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये क्वेश्चन है। देन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर आप कोई कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। प्लीज क्लोज द डोर, इस सेंटेंस में हमने किसी से रिक्वेस्ट की है, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें हमने एग्जैक्टली कमांड दी है या रिक्वेस्ट की है या इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। वाओ दैट वाज अमेजिंग, सो यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस किया कि हमें वो बहुत अमेजिंग लगा। सो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशन है इसलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में यूज करेंगे। ओके, सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पर्पस। ओके, पैराग्राफ, हम जब भी एक कॉमन आइडिया के बारे में सेंटेंसेस लिखते हैं तो उन्हें एक साथ लिखते हैं और उसे ही हम कहते हैं पैराग्राफ। जब हमें एक डिफरेंट आइडिया स्टार्ट करना है तब हम एक न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, सो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब आप आंसर मेंशन करेंगे तो सबसे पहले आंसर में आप सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मतलब व्हाट इज कम्युनिकेशन उसका आंसर देंगे। और फिर क्योंकि दूसरा एक नेक्स्ट आइडिया है, वहां पर आपसे पूछा गया है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि वो एक डिफरेंट आइडिया है तो अब आप उसके लिए न्यू पैराग्राफ से आंसर लिखेंगे। सो यही चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कोई भी पैराग्राफ है उसमें कॉमन आइडियाज के सेंटेंसेस ही लिखे जाते हैं और अगर डिफरेंट आइडिया आएगा तो न्यू पैराग्राफ बनाना होगा। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस प्रोसीड टू सेशन 9, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग्स, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें पहले ग्रीट करते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हमें किसी को भी ग्रीट कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की कन्वर्सेशन है, मतलब हम किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, लाइक हम एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर हमसे कोई बड़ा है, हमारा एल्डर है, हम उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर कोई अननोन है तो उससे भी हम फॉर्मली ग्रीट करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम रिस्पेक्टफुल रहें एंड पोलाइट रहें। ऐसे में हम जनरली टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। एंड अगर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, मतलब अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कन्वर्सेशन में हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं, जैसे हेलो, हे, व्हाट्सअप, इस तरह से हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्सेशन। ओके, इस तरह से आपको डिफरेंट ग्रीटिंग्स यूज करनी है। आप टाइप ऑफ कन्वर्सेशन के बेसिस पर टाइप ऑफ ग्रीटिंग चूज करेंगे। ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जब भी आपको खुद को किसी को इंट्रोड्यूस करना है तो एक ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसे हेलो, अपना नेम बताएंगे, होम टाउन भी बताएंगे पॉसिबल है तो, और अपना प्रोफेशन बताएंगे अगर आप जॉब करते हैं, और क्लास बताएंगे अगर आप एक स्टूडेंट हैं। साथ ही आप अपनी स्किल्स या हॉबीज भी मेंशन कर सकते हैं।
For example, hello, I am Rama from Mumbai. I am a software engineer at Google. Apart from my work, I like painting and singing too. So यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दिया है एंड इसमें सबसे पहले ग्रीटिंग की गई है, फिर नेम बताया है, होम टाउन बताया है और यहाँ पर अपना प्रोफेशन बताया है। इसके बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट भी बताए हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या फिर हॉबीज़ क्या हैं। सो इस तरह से आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, हाउ टू इंट्रोड्यूस अदर्स। अगर आपको किसी और को इंट्रोड्यूस करना है सबके सामने तो सबसे पहले वार्म इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें, उनका नेम बताएं एंड ये भी बताएं कि आप उन्हें कैसे जानते हैं, उनका प्रोफेशन बताएं अगर वो जॉब करते हैं, उनकी क्लास बताएं अगर वो स्टूडेंट हैं एंड उनका रिलेवेंस भी बताएं, मींस हम उनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, ये चीज़ इसका रिलेवेंस भी आपको बताना है। सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, एवरीवन आई वुड लाइक यू टू मीट नैन्सी माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ परस्यूइंग MBA, शी हैज़ जॉइंड अस फॉर इंटर्नशिप। सो इस तरह से हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो वार्म इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट किया, फिर हमने नेम बताया उसका एंड ये भी बताया कि हम उसे कैसे जानते हैं, फिर हमने बताया कि वो कौन सा कोर्स परस्यू कर रही है एंड साथ ही हमने ये भी बताया है कि वहाँ पर रिलेवेंस क्या है, मतलब हम उन्हें इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं सबसे, क्योंकि उन्होंने हमें इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर हमने उनकी रिलेवेंस बताई है इंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सेशन 10, फिलिंग अ फॉर्म अबाउट योरसेल्फ। अगर आपको खुद के लिए कोई फॉर्म फिल करना है, लाइक आप कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें आपको अपने लिए फॉर्म फिल करना होगा। सो वो फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, ये सभी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर्म बनाया जाता है इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक टाइप का प्रिंटेड पेज होता है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनके लिए ब्लैंक स्पेसेस होंगे, वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। हर एक फॉर्म अलग टाइप का होता है, लाइक आप जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म दे रहे हैं या फिर आप कॉलेज एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का अलग फॉर्म होता है, इसलिए वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें एंड ये ध्यान रखें कि वो फॉर्म डिफरेंट है तो आपको उसे प्रॉपरली पढ़ना है कि हमें क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, सभी चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत ही नीटली उसे फिल करें एंड स्पेलिंग्स का ध्यान रखें और ब्लॉक लेटर्स को प्रेफर करें, क्योंकि जब आप ब्लॉक लेटर्स में फॉर्म को फिल करते हैं तो उसे इजीली रीड किया जा सकता है। ओके, एंड यस, मैंडेटरी फील्ड्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसके आगे एस्टेरिस्क इस तरह का स्टार सिंबल लगा होता है, इसका मतलब होता है कि वो कंपलसरी है, तो उसे तो आपको फिल करना ही है। बाकी ऑप्शनल होती हैं, वो आप फिल करें या ना करें, बट जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको ज़रूर फिल करना है। ओके, कुछ ऐसी फील्ड्स जो सभी फॉर्म्स में कॉमन होती हैं। सबसे पहले नेम, आपको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना नेम फिल करना है। हो सकता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम के लिए अलग अलग कॉलम्स हो तो अलग अलग फिल करें एंड यस, ब्लॉक लेटर्स को ही प्रेफर करें और वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, उन्हें भी फॉलो करें। देन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है एंड ये भी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही करें, मिसमैच नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर मंथ और फिर ईयर। देन एड्रेस, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, सभी डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन करें। पिन कोड, ये भी एड्रेस का ही पार्ट होता है, इसे पोस्टल कोड भी कहते हैं, इसकी हेल्प से आपका पोस्ट ऑफिस रीजन आइडेंटिफाई किया जाता है, 6 डिजिट का कोड होता है। देन सिग्नेचर, ये इंश्योर करता है कि आपने ही फॉर्म फिल किया है, मतलब जो ऑथेंटिक पर्सन है उसी ने फॉर्म फिल किया है। Now let us proceed to the next session 11, asking questions. So question क्या होता है, एक ऐसा टाइप का सेंटेंस जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हैं या फिर हम किसी की नॉलेज टेस्ट करते हैं। सो हमेशा एक क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क के साथ एंड किया जाएगा, हमने पंक्चुएशन मार्क्स में भी डिस्कस किया था। सो 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, विल यू कम टू दिल्ली,
तो आपने सामने वाले से पूछा है क्या तुम डेली आओगे, तो या तो वो हाँ बोलेगा या फिर ना बोलेगा। तो इसमें तो किसी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ पर सिर्फ यस या नो में आंसर मिलेगा। तो इसलिए ये है एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन जहाँ पर आंसर्स लिमिटेड हैं, यस या नो। देन आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको डिटेल में आंसर देना होगा, जैसे व्हाई आर यू सो लेट। अब यहाँ पर आप यस या नो में तो आंसर नहीं देंगे, आप यहाँ पर रीजन बताएंगे कि आप लेट क्यों हैं। आई एम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, तो आपने पूरी डिटेल बताई। तो यहाँ पर जैसे इस जैसे क्वेश्चन में आपको डिटेल देनी होगी, तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, now let us proceed to next session 12, talking about family. So here are English names for relatives. आप जानते हैं ऑलरेडी, आप अपने मदर एंड फादर के पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, फादर एंड मदर की सिस्टर्स को आंट्स बोलते हैं, फादर एंड मदर के ब्रदर्स को अंकल्स बोलते हैं, एंड जो हमारे आंट्स एंड अंकल्स होते हैं उनके बच्चों को कजन्स बोलते हैं, एंड हस्बैंड और वाइफ के फैमिली मेम्बर्स को इन लॉज कहते हैं। सो इस तरह से ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आपको ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पर क्योंकि ये हमारे चैप्टर का पार्ट है इसलिए हमने डिस्कस किया। एंड यस, आपको ये टर्म भी ध्यान रखना है, पैटर्नल एंड मैटरनल। सो ऐसे रिलेटिव्स जो फादर की साइड से बिलोंग करते हैं वो सभी होते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड जो मदर की साइड से बिलोंग करते हैं वो होते हैं मैटरनल रिलेटिव्स। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको दो टेबल्स प्रोवाइड किए हैं, इसकी हेल्प से आप डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के नेम्स इंग्लिश में देख सकते हैं। ये फैमिली मेम्बर्स के नेम हैं एंड ये क्लोज रिलेटिव्स के नेम्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपको हिंदी भी गिवन है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, now let us proceed to session 13, habits and routines. हैबिट का मतलब होता है एक ऐसा बिहेवियर जो आप रेगुलरली रिपीट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक उसके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है, बट वो आपके बिहेवियर में है इसलिए वो आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग योर टीथ, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं और वो आपकी खुद की आदत है, लाइक उसके लिए आपने कोई अलार्म सेट नहीं किया है, आपको कोई रिमाइंड नहीं करा रहा है, फिर भी आपको पता है कि आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, तो वो आपकी हैबिट है। इसी तरह से बार बार फोन चेक करना वो आपकी हैबिट है। आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है कि मुझे इस टाइम फोन चेक करना है या फिर मुझे हर 10 मिनट बाद चेक करना है, ये आपने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, ये आपका बिहेवियर बन चुका है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। देन रूटीन क्या होता है? रूटीन ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं रूटीन में जो हम स्पेसिफिकली एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं। हम पहले पूरी प्लानिंग करेंगे कि हमें कब क्या करना है, और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम ये रूटीन फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हमें 6 AM पर एक्सरसाइज करनी है, देन हमें अपना जो डेली वर्क स्टार्ट करना है वो 9 AM से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हम पूरा शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए, ये होती हैं रूटीन का पार्ट। ठीक है, तो हैबिट का मतलब है जो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं वो आपका बिहेवियर बन चुका है, बट रूटीन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप स्पेसिफिकली प्लान करके करते हैं एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सेशन 14, आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। अगर आपको किसी से डायरेक्शंस के लिए पूछना है तो सबसे पहले ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करें एंड पोलाइट रहें। आपको खुद क्लियर पता होना चाहिए कि उस प्लेस का नेम क्या है, तभी आप सामने वाले से पूछ पाएंगे और वो आपको सही एड्रेस बता पाएंगे। यूज सिंपल क्वेश्चंस, आपको सीधे सीधे पूछना है, लाइक आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, या फिर डायरेक्शंस क्या हैं, आपको कौन से रास्ते से जाना है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे अननेसेसरीली। क्लैरिफाई लैंडमार्क्स, अगर उन्होंने कोई लैंडमार्क बताया है, लैंडमार्क क्या होता है? अगर आप किसी भी लोकेशन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके आसपास कोई पॉपुलर प्लेस होती है, उसे ही हम कहते हैं लैंडमार्क, जो मोस्टली सब जानते हैं, तो वहाँ तक आप इजीली पहुँच पाएंगे, तब उसकी हेल्प से आप अपनी एक्चुअल लोकेशन पर पहुंच पाएंगे, वो होता है लैंडमार्क। तो अगर आपको सामने वाले ने कोई लैंडमार्क बताया है और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से क्लैरिफाई कर लें कि लैंडमार्क से
क्या डायरेक्शंस हैं, ठीक है। एंड जब आपको पूरा डायरेक्शंस उन्होंने दे दिए हैं तब आप उनको थैंक यू भी कहें क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की है। गिविंग डायरेक्शंस, अब हम डायरेक्शंस कैसे दें, अगर कोई हमसे पूछता है कि ये एड्रेस कहाँ पर है तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो आपको लैंडमार्क्स के साथ स्टार्ट करना है। आपको कोई भी एक लैंडमार्क का बताना है कि आपको सबसे पहले इस लैंडमार्क पर पहुंचना है और फिर वहां से आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनको ये बताएं कि कितना डिस्टेंस लगेगा वहां से या फिर कितना टाइम लगेगा। एंड कोई भी अगर की इंटरसेक्शन है या टर्न्स हैं तो उसके बारे में भी क्लियरली बताएं कि आपको कौन से टर्न पर जाना है। एंड उनको क्लैरिफिकेशन भी दें क्योंकि कई बार एक बार में समझ में नहीं आ पाता है क्लियरली, तो इसलिए आप उनसे पूछ लें कि उन्हें दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उन्हें दोबारा एक्सप्लेन कर दें। एंड जब आपने पूरी डिटेल्स बता दी हैं तो आप एक कंफर्मेशन के साथ एंड करें ताकि उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि इन्होंने मुझे पूरा मैप समझा दिया है, मतलब कैसे जाना है इन्होंने मुझे पूरा समझा दिया है। एंड आप उनको इनकरेज करें कि वो वहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, so this is how you have to give the directions. Okay, with this we have completed chapter 1 communication skills. अब हम next video में मिलेंगे and videos का schedule आपको post tab पर मिलता है। So we'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.